नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे अब आप खास तैयारी। और हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और हमारे साथ है खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत, और साथ ही पूरी रिसर्च टीम का परिचय भी करा दें। वरुण से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, और गेल के बायबैक पर खास रिसर्च भी बताएंगे हमें वरुण। कुशल से समझेंगे पीवीआर आइनॉक्स के मेगा मर्जर पर किसको कितना फायदा होगा। आशीष हमें बताएंगे एमएनएम की एनएफटी स्पेस में एंट्री। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन शानदार शुरुआत बाजार की हुई। निचले स्तरों से बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 231 अंक चढ़कर 57,593 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 17,222 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 300 अंक उछलकर 35,710 के स्तर पर आज ये क्लोज हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने आ रहा है समझते हैं जरा। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 801 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज ने करीब 1,161 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। और एडिटर चेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में आई अच्छी रिकवरी के मायने, और ये रिकवरी आई कहां से। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहा। मजबूत शुरुआत के संकेत आते दिख रहे थे, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे मजबूती बनाता हुआ दिख रहा था। खुले हम 17,175 17,200 के आसपास, लेकिन खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और बाजार नीचे लुढ़कते हुए दिखे। पहले 17,100 तोड़ा और उसके बाद गिरते गिरते 17,000 के नजदीक पहुंचे, वहीं पर सपोर्ट लिया। मिड सेशन जो कमाल की रिकवरी बनती हुई दिखी, उसने बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव कर दिया। और उसके बाद न सिर्फ बाजार पूरा का पूरा नुकसान रिकवर करते हुए दिखे, बल्कि दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। करीबन 225 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में दिखी। 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग डेफिनेटली राहत देने वाली कही जाएगी। बैंक निफ्टी का भी हाल ऐसा ही था। गिरते गिरते 35,000 के पास पहुंचे, सपोर्ट लिया, और आज जो क्लोजिंग बनी वो 35,700 के आसपास की बनती हुई दिखी। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी मजबूत। और दो अच्छी चीज़ें हुई आज के बाजार में। पहला, रिकवरी पूरी की पूरी स्क्रीन पर होती हुई दिखी, और दूसरा, पिछले 3-4 दिनों से ना बैंक निफ्टी को उठने नहीं दे रहा है और दबाव बना रहा था। आज लीडरशिप तेजी की बैंक शेयरों से आती हुई दिखी, बैंक निफ्टी से आती हुई दिखी, वो एक अच्छा संकेत था। ग्लोबल संकेत मिले जुले थे। एफआईआईज की तरफ से भी खरीदारी बिकवाली के आंकड़े मिले जुले ही नजर आ रहे हैं। न बहुत बड़ी बिकवाली, खरीदारी तो खैर है ही नहीं। घरेलू फंड अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता है और 31 तारीख को ही गुरुवार भी है, मंथली एक्सपायरी भी होनी है। और ज़्यादा ट्रिगर्स बहुत आपके पास है नहीं। एक अच्छा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स जो हमें और मिला, रशिया यूक्रेन की बातचीत के साथ साथ कच्चा तेल $116 के आसपास टिका हुआ। तो इन सब के बीच में भारतीय बाजारों में इस नए हफ्ते की शुरुआत हरे निशान के साथ होती हुई दिखी है। में किन सेक्टर्स का रहा योगदान, कहां पर रहा सुस्ती का माहौल, हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, कैसा रहा बाजार में आज एक्शन। देखिए, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और मार्केट ने दिए हरे निशान में क्लोजिंग। इनफैक्ट लगातार 3 दिन गिरावट के बाद आज फाइनली हरे निशान में मार्केट बंद हुआ है। और देखिए, निफ्टी को 17,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। वैसे तो शुरुआत जो थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, और सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से बेहतरीन रिकवरी देखने मिली, जिसके चलते मार्केट ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है। कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट का भी सहारा देखा गया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो निफ्टी का टॉप गेनर्स देखिए, भारतीय एयरटेल, यहाँ अच्छी खासी तेजी थी। मेटल काउंटर्स में अच्छे खासे गेंस थे। आज कोल इंडिया को देखिए, यहाँ पे अच्छी तेजी थी। एक्सिस बैंक, आईटीसी लगातार तेजी में है। आज देखिए करीब 255-260 के लेवल के आसपास काउंटर पहुँच चुका है। इसके अलावा जीएनएफसी में तेजी थी। गेल, जो बायबैक का ऐलान इस कंपनी ने किया है कि 31 मार्च को डिसाइड करेंगे बायबैक के ऊपर, उसके बाद स्टॉक में तेजी देखने मिली। जेके टायर और गुजरात एल्कलीज में भी अच्छे खासे गेंस थे। खबरों के चलते आज आइनॉक्स लीजर और पीवीआर फोकस में था, क्योंकि जो मर्जर की इन्होंने बात की है उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने मिला। इसके अलावा एस्ट्रा डीएम में खबरें थी। इंडस टावर, भारतीय एयरटेल जो 4.7% हिस्सा खरीदने वाला है, उसका प्राइस भी आ गया। उसके बाद स्टॉक में अच्छे खासे गेंस देखने मिले। वहीं टॉप कॉल्स में देखिए, टाटा एलेक्सी, आज हमारे चैनल पे खरीदारी की सलाह दी गई थी और स्टॉक देखिए लगातार लाइफ हाई पे चल रहा है। ईएच, टेगा इंडस्ट्रीज़, पॉलीप्लेक्स, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे हमारे चैनल पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी, और इन स्टॉक्स में जम के तेज़ी देखने मिली है। लूजर्स की बात करें तो यूपीएल, डॉक्टर रेड्डीज, खासकर फार्मा काउंटर्स जो है वहाँ पे आज अच्छा खासा दबाव देखने मिला। पॉलीकैब और कॉनकॉर, पिछले ट्रेडिंग सेशन में कॉनकॉर में अच्छी तेज़ी थी, आज यहाँ गिरावट देखने मिली है। वहीं एस्कॉर्ट्स,
आज वो ओपन ऑफर का आखिरी दिन है, उसके पहले स्टॉक में गिरावट देखने मिली। रुचि सोया एफपीओ चल रहा है, स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव यहाँ भी देखने मिला। स्पंदना स्फूर्ति और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, आज इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग देखिए उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। तो ये वो स्टॉक से जहां दबाव देखने मिला, लेकिन मार्केट जो है उसका मूड आज सेकेंड हाफ में खासकर सुधरा और इसके बाद आपने देखा क्लोजिंग जो है वो हरे निशान में हुई है। तो बाजार का हाल हमने समझा। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी से अब बाजार पर राय भी लेते हैं। सुदीप सर, बाजार की पॉजिटिव शुरुआत हुई है, आने वाले हफ्ते के लिए, इनफैक्ट इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के आखिरी हफ्ते के लिए बाजार पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, बाजार में वोलेटिलिटी तो रहेगा, जैसे आपने जिक्र किया, अनिल जी भी बात कर रहे थे, आखिरी हफ्ता है तो बहुत सारे फंड्स अपना पोजीशन ठीक करने के लिए प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग नए पोजीशन भी बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत नॉन मार्केट रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, अकाउंटिंग और बुक रिलेटेड, तो मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रहेगा। लास्ट वर्किंग डे जो साल का है वो एक्सीडेंटली थर्सडे है, तो वो एफएनओ का क्लोजर वाला दिन भी है, तो देखते हैं क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और इसके अलावा मैं दो खास मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। एक तो है रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हो रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बातचीत से कि शायद बहुत जल्द एक कोई युद्ध विराम हो सकता है। ये अभी भी बोलना बताना बहुत मुश्किल है कि कितना जल्दी होगा, कब होगा, और एक स्थिति ऐसा बन रहा है कि शायद युद्ध विराम हो सकता है और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मूड क्रिएट कर रहा है। और इसके अलावा एक मुद्दा जो इंडिया में हम लोगों को इंडियन कॉर्पोरेट रिजल्ट के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, सारे कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं और बहुत जल्द ये प्राइसेस नीचे आने की भी संभावना नहीं है, और इसके चलते मार्जिन पे प्रेशर रहेगा और जो नतीजे आएंगे शायद Q4 से जो नतीजे आना चालू होंगे वहां पे इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इंटरप्ले रहेगा कॉर्पोरेट रिजल्ट और ये जो युद्ध विराम का घोषणा, इन दोनों का पे बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा और बाय एंड लार्ज एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। जी, तो ये रही सुदीप सर की बाजार पर राय। अब आज की एक और बड़ी खबर जो रही काफी ज्यादा चर्चा में, वो था आइनॉक्स और पीवीआर का मर्जर। अब बोर्ड ने तो मंजूरी दे दी है इस मर्जर को। ऐसे में आइनॉक्स का शेयर जहां 12% उछल गया, वहीं पीवीआर में करीब 4% की तेजी हमने आज देखी। लेकिन इस मर्जर से किसको कितना फायदा होगा ये जानना भी जरूरी है। कुशल हमारे साथ है। कुशल, बताएं इस मर्जर का कितना फायदा? जी, तो पीवीआर और आइनॉक्स ने एक मेगा मर्जर अनाउंस किया है, जिसके तहत यहाँ पर दोनों कंपनियाँ मर्ज होती हुई दिखेंगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देश की सबसे बड़ी फिल्म एग्जीबिशन कंपनी बन जाएगी और 109 शेयरों में लगभग 1500 से ज़्यादा इनकी स्क्रीन्स हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर मर्जर की डिटेल्स में सबसे पहले आइनॉक्स लेजर के 10 शेयरों पर आपको पीवीआर के 3 शेयर मिलते हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी उसके मुकाबले आइनॉक्स लेजर की जो कीमत बन रही है ये डील के अनुसार वो 17% प्रीमियम पर है, जिसमें आइनॉक्स के प्रोमोटर्स जो हैं वो नई कंपनी में को प्रोमोटर्स भी बनेंगे और बोर्ड में इन दोनों कंपनियों के प्रोमोटर्स की इक्वल हिस्सेदारी जो है, रिप्रेजेंटेशन इनफैक्ट वो होती हुई दिखेगी। नई कंपनी में पीवीआर के प्रोमोटर्स की 10.62% और आइनॉक्स प्रोमोटर की 16.66% हिस्सेदारी रहेगी और मर्ज्ड कंपनी के एमडी अजय बिजली होंगे। अब यहाँ पर आइनॉक्स को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। एक तो इनके विज्ञापन से जो यील्ड आती है वहाँ पर बेहतरी होगी, साथ ही जो कन्वीनियंस फीस प्रति स्क्रीन है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और साथ साथ टिकट की कीमत और कंज्यूमर स्पेंड पर हेड वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म से लड़ने के लिए यहाँ पर ये मर्जर होता हुआ दिखा है ताकि आगे चलकर यहाँ पर इनकी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी जो है बनी रहे और साथ साथ आप देखिए जो टियर 2 और टियर 3 शहर है ये कंसोलिडेशन के बाद ये फर्दर वहाँ पर और विस्तार करते हुए नज़र आ सकते हैं और रेंटल जो इनका खर्च होता है वहाँ पर भी बड़ी बार्गेनिंग पावर जो है अब कंपनी को आती हुई दिख सकती है। तो इसी वजह से ये बड़ा मेगा मर्जर दो बड़ी सिनेमा एग्जीबिशन कंपनी की होती हुई दिखी है और आगे चलकर इससे और फर्दर क्या सिनर्जीज क्रिएट होगी ये हमें देखना रहेगा, बट डेफिनेटली ये एक काफ़ी बड़ा मर्जर है जिस पर हमें फोकस रखना चाहिए।
सुदीप सर, इस मर्जर में अब कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और पीवीआर आइनॉक्स क्या रहे स्ट्रैटेजी इसमें? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर है। और जैसे हमने देखा है, जो रेशियो जैसे ही कल अनाउंस हुए थे, तभी ऐसा लग रहा था कि आइनॉक्स में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वही देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल आप देखें तो दोनों कंपनी को फायदा होगा, और एज ए कंसोलिडेटेड एंटिटी इनका मार्केट में पोजीशनिंग बढ़ेगा। करीब 42% ओवरऑल जो रेवेन्यू है, जो फिल्म एग्जीबिशन का रेवेन्यू है, कंबाइंड एंटिटी के पास रहेगा। और अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन स्कोप जो मार्केट एक्सपेंशन का बहुत अच्छा रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने का भी स्कोप रहेगा, क्योंकि सारे जो नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप एफएनबी के बोलिए या एड रेवेन्यूज बोलिए, वहां पे क्योंकि इनका नंबर बहुत बढ़ रहा है, 1500 प्लस थिएटर्स हो जाएंगे, तो ये इनके लिए रेवेन्यू बढ़ाना बहुत बहुत पॉजिटिव लग रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने की पॉसिबिलिटी बहुत पॉजिटिव है। तो हम लोग पॉजिटिव है मर्जर पे। एक रेगुलेटरी देखना पड़ेगा कि ऐसे तो डायरेक्ट कुछ रेगुलेटरी रेगुलेशन नहीं है जिससे मर्जर रोका जा सकता है। और स्पिरिट पे अगर देखा जाए तो अगर कोई अथॉरिटी आए कि मर्जर को रोके, कि मोनोपोली जैसा हो रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया में ऐसा कोई पेनिट्रेशन नहीं है एग्जीबिशन थिएटर्स के कि यहाँ पे मोनोपोली कहा जाए। हालांकि सिनेपोलिस जो कि तीसरा प्लेयर था, अभी दूसरा प्लेयर बन जाएगा। उसके नंबर ऑफ स्क्रीन्स करीबन 1/3 होगा पीवीआर आइनॉक्स कंबाइन के कंपैरिजन में। पर ओवरऑल पॉजिटिव है, मार्केट के लिए अच्छा है, एग्जीबिशन बिजनेस के लिए अच्छा है, और उम्मीद ये होगी कि मर्जर सक्सेसफुल हो, इंप्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल सर, अब आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च को गेल ने बायबैक पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई है, और किस भाव पर बायबैक आ सकता है, एक्सक्लूसिव सटीक रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, क्या कहती है आपकी ये रिसर्च? देखिए, हमारा मानना है कि गेल का बायबैक जो है वो 160 से 165 इस रेंज के बीच में आ सकता है। देखिए, हम बायबैक के लिए प्रीवियस कैलकुलेशन करते हैं कि इसके पहले कंपनियों के जो बायबैक आए वो किस प्राइस पे आया, और इस कंपनी का केवल एक ही हिस्ट्री है, जनवरी 2021 में इस कंपनी का बायबैक आया था। तो उसके बेसिस पे अगर आप निकालेंगे तो जो बायबैक के इंटीमेशन का दिन है, वहाँ से करीब 10-10.5% के आसपास पे प्रीमियम पे कंपनी बायबैक करती है। नंबर ऑफ शेयर जो है पिछले बार करीब 1.55% के आसपास का किया गया था, और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ जो फ्री रिजर्व रहते हैं कंपनी के पास, उसका 2.26% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी करती है। और जो कैश रहता है कंपनी के पास, उसका करीब 62.5% के आसपास का कंपनी इस्तेमाल करती है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस बार 147.65 के आसपास था जब कंपनी ने अपने बायबैक का ऐलान किया, तो वहाँ से 10.5% के आसपास निकल के आता है 163 रुपीज़। कंपनी के पास कैश है करीब 2040 करोड़ के आसपास का, इसका 62.5% आता है 1274 करोड़ के आसपास। और कुल रिजर्व्स का अगर आप देखेंगे तो 2.4% के आसपास ये निकल के आता है। तो कुल नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 1.76%, जो कि है 7.82 करोड़ शेयर्स। तो इसके लिए हमारा मानना है कि करीब 7.82 करोड़ शेयर्स के आसपास, यानी कि 1.76% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी कर सकती है। और जो शेयर प्राइस एग्जैक्टली निकल के आता है 163, इसके लिए हम रेंज मानकर चल रहे हैं 160 से 165 की। हालांकि ये काफ़ी कंजर्वेटिव रेंज है, क्योंकि पिछली बार मार्केट ने कहीं ना कहीं भाप लिया था कि कंपनी बायबैक करने वाली है। इसके लिए कंपनी के अनाउंसमेंट के पहले स्टॉक में तेज़ी देखने मिली थी। हो सकता है कि इस बार थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज करे आपको कंपनी का बायबैक, और कुछ लोग मान के चल रहे कि 180 के आसपास भी कंपनी बायबैक कर सकती है। तो हमारी रेंज जो है 160 से 165 की है, और हो सकता है कि बायबैक की प्राइस जो है आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करे। थैंक यू सो मच वरुण, एक्सक्लूसिव रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं एक और खबर यह है, M&M ने NFT स्पेस में एंट्री कर ली है। कंपनी कल थार SUV का NFT लॉन्च करेगी। पूरी खबर अच्छे से समझते हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। बताइए आशीष। देखिए, 29 मार्च को महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो लोकप्रिय SUV गाड़ी है थार, इसका NFT जो है लॉन्च होने वाला है। और अच्छी बात है कि इससे जितनी भी कमाई होगी इसको जो है गर्ल एजुकेशन यानी अनप्रिविलेज्ड गर्ल एजुकेशन के ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। काफ़ी लोग अभी भी समझना चाहते हैं कि दरअसल NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसे जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से जो आप डिजिटल असेट्स होते हैं इसे स्टोर कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं तो इसमें ट्रांसफ़र यानी खरीद बेच भी जो है बहुत आसान होती है, और मालिकाना हक भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें स्टोर्ड रहता है। यानी जो डिजिटल लेजर है इसके माध्यम से आप इसके जो प्रीवियस ओनर है इसको भी ट्रेस कर सकते हैं। यानी जो आप फिजिकल असेट्स में हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आर्ट्स, इनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि डुप्लीकेट होते हैं, फर्जी होते हैं।
लेकिन एनएफटी में ये रिस्क जो है पूरी तरीके से हट जाता है। और आपको ये भी बात बता दूं कि लिस्टेड स्पेस में, खासतौर पर ऑटो स्पेस में जो है एनएफटी मार्केट में एंटर करने वाली जो है एमएनएम पहली कंपनी होगी, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। सर, एमएनएम का एनएफटी, अब एमएनएम हमें मालूम है कि आप पसंद करते हैं काफी स्टॉक को, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, स्टॉक के बारे में तो मैं कमेंट कर पाऊंगा। स्टॉक डेफिनेटली लेने लायक है करंट लेवल पे, अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर है। एनएफटी एक नया कॉन्सेप्ट है, कैसे इसका आगे अनफोल्ड होगा, कैसे ये मतलब ट्रेडिंग होगा, क्या लिक्विडिटी रहेगी, इस पे वेरी ऑनेस्टली स्वाति जी कमेंट करना मुश्किल है, और मेरा नॉलेज इसमें इतना नहीं है कि मैं कमेंट कर पाऊं। और शेयर जरूर खरीद सकते हैं अगर आपका नजरिया 1 साल का है। और आज कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे, 25-50 पॉइंट ऊपर। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। लेकिन जो ट्रिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला कच्चा तेल अगर $120 के नीचे बना रहता है, बरकरार रहता है तो बहुत अच्छा, और $110 की तरफ बढ़ जाए तो फिर कहना ही क्या, और जोश आ जाएगा, पहला। दूसरा, रूस यूक्रेन के बीच में टर्की में जो बातचीत शुरू हुई, वहाँ से क्या संकेत आते हैं, और कहीं कोई स्टेटमेंट खबरें होंगी तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन हमारे अपने ट्रिगर्स में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में पहले देखते हैं किस तरह की पोजीशंस बनती है, लेकिन एफआईज के डेटा ये भी अहम होंगे। इस बीच में ट्रेडिंग रेंज एकदम साफ है, 17,100 आपको सपोर्ट के तौर पर देखना है, और 17,300-350 या ज़्यादा से ज़्यादा 450 ऊपरी स्तरों पर रुकावट के तौर पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 35,200 35,400 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,200 से 36,400 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इस रेंज पर कल के लिए आपको करना होगा फोकस। तो चलिए, ये तो हमने कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी अनिल जी से समझी। सुदीप सर, आपके पास आ रहे हैं, लंबी अवधि का किसी के पास नजरिया हो तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर कौन सा स्टॉक आप आज सजेस्ट करने वाले हैं? देखिए, बीएफएसआई एक सेक्टर है जहां पे हमारा नजर बहुत दिन से रहा है, और बीच में पिटाई भी बहुत हुआ था इस सेक्टर का। इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी एसबीआई का जिक्र हम करना चाहेंगे। और हम लोगों को लगता है कि निवेशक अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, बहुत ही सेफ बेट है एसबीआई में निवेश करना। 600 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2-3 खास बात इस पे बताना चाहूंगा कि इनका क्रेडिट ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, और ये उम्मीद ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू होगा इकोनॉमी में, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में एसबीआई को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ इस माहौल में उसका हो रहा है। दूसरी बात है, एसेट क्वालिटी और जो रिकवरी, दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, और ये आने वाले दिनों में रिटर्न ऑन एसेट में इंप्रूवमेंट दिखाएगा। एसबीआई का डिजिटल अडॉप्शन भी बहुत अच्छा चल रहा है, और रिटेल पे फोकस है ये डिजिटल के जरिए, जो कि लॉन्ग रन में मार्जिन इंप्रूवमेंट करेगा सिग्निफिकेंटली। चौथी और आखिरी बात बताना ये चाहूंगा कि इनके सब्सिडियरीज भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे जो सब्सिडियरीज है अच्छा कामकाज चल रहा है। और इनका जो डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजी है, हिस्सा थोड़ा थोड़ा बेचेंगे इन कंपनीज में, और उससे एसबीआई का कैपिटल इकट्ठा होगा, जिससे कि मार्केट में वापस कैपिटल रेज के लिए जाने का बहुत जल्द जरूरत नहीं होगा। ये सारे फैक्टर नजर में रखते हुए लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो भी अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है, दुनिया का टॉप 5 कंपनीज में एग्रोकेमिकल्स में गिना जाता है, यूपीएल। यहाँ पे 1,000 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1 साल का नजरिया रखिए। अपने क्षेत्र में तो दिग्गज है ही, और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चारों तरफ चल रहा है, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी में नहीं आएगा, क्योंकि यूक्रेन में इनका टोटल जो रेवेन्यू है उसका करीबन 2% यूक्रेन से आता है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी इनका ऐसा कुछ बढ़ नहीं रहा है जिससे कि मार्जिन को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करे। इनका फोकस डिफरेंशिएटेड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे रहा है, जहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट, ओवरऑल कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी। पिछले क्वार्टर्स में इन्होंने प्राइस इंक्रीज दिया है, जिसका बेनिफिट आने वाले दिनों में मिलेगा, और जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है उसका ऐसा कुछ असर नहीं दिख रहा है कंपनी में, और कंपनी के जो इनपुट्स है उसमें, जिससे कि मार्जिन को सीरियसली इंपैक्ट करे। ओवरऑल हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है, करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, 1,000 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए।
बिल्कुल। तो सुदीप सर की 2 कॉल्स लॉन्ग टर्म के लिए, एक तो एसबीआई में खरीदारी की सलाह दी है सुदीप जी ने, और साथ ही दूसरा जो स्टॉक है वो यूपीएल में खरीदारी का सुझाव सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। अब कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आशीष केलकर कौन से स्टॉक पर खरीदारी की राय बता रहे हैं, और वो स्टॉक है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में 730 की कॉल, 10 रुपए 60 पैसे पर खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 8 का 15 के टारगेट के लिए आप भारतीय एयरटेल में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सुदीप सर, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी।